तो लास्ट क्लास प्रिज्म का हम लोग पढ़ा था, हम एक बार जस्ट रिवाइज करवा देता क्या पढ़ा था, ठीक है। सबको देखना, कोई डाउट हो इमीडिएटली पूछना। तो ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। क्या होता है, एक रे ऑफ लाइट आता है, क्या नॉर्मल फॉर्म होता है एन। अब हम मान में ये मीडियम एयर है और ये मीडियम क्या है, ग्लास है। तो क्या होगा, सिंस लाइट एयर टू ग्लास जा रहा है, मतलब रेयरर से डेंसर मीडियम। वेट एक सेकंड, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया। ओके, नेटवर्क आ गया। तो हम बोल रहा था, जब एक रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास जाता है, एयर मतलब हो गया रेयरर, ग्लास हो गया डेंसर मीडियम। हम रिपीटेडली बोल रहे, ये चीज याद रखना, रेयरर से डेंसर जाने से टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गया, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गया। अब ये और ये पैरेलल हो जरूरी नहीं है, ओके, पर हम लोग यूजुअली वैसा बनाता ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे, और कुछ नहीं। फिर इधर भी नॉर्मल बनेगा, जिसको हम एन डैश नाम दे रहे हैं, स्केल से बनाना। और इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, क्यों, क्योंकि ये ग्लास से एयर जा रहा है वापस, यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम। अब एक और चीज क्या बनाया था, एंगल ऑफ डेविएशन। याद रखना, सब कुछ मार्क करना, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये एंगल ई है। फिर इसको लिखना पी क्यू आर एस, और नीचे लिखना पी क्यू क्या है, क्यू आर क्या है, आर एस क्या है, ये सब लिखना मैंडेटरी है। मान लो ये रे ऑफ लाइट अगर स्ट्रेट जाता ऐसे, जैसे को इमरजेंट रे को ज्वाइन कर दिया, तो ये जो बना, ये बना एंगल डी, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये पूरा मार्किंग जरूरी है। और हम ये भी पढ़ाया था, आई प्लस ई इक्वल टू डी प्लस ए होता है, जहाँ पे कैपिटल ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ऊपर से एंगल आई और एंगल ई भी इक्वली होता है। डन, कोई डाउट। ये प्रिज्म के बारे में लास्ट क्लास पढ़ा था, ठीक है। सेकंड पढ़ा था, हाँ सर लास्ट क्लास। हाँ, हाँ सर लास्ट क्लास पढ़ा था। सेकंड क्या पता, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, व्हाइट लाइट। जब एक व्हाइट लाइट आता है, ये नॉर्मल बना दो, तो यहाँ से वो 7 कलर में स्प्लिट होता है, याद है। हाँ ऐसा क्यों होता है, पहला कारण, बिकॉज जैसे वो इंटरफेस में टकराता है सरफेस का, टकराने के बाद सारा लाइट अलग 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 स्पीड से ट्रेवल करता है ग्लास में। तो सिंस सबका स्पीड अलग होता है ग्लास के अंदर, सो अलग अलग एंगल से बैंड होता है। एंड सेकेंड थिंग, सबका वेवलेंथ अलग है। रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे क्या है, ज्यादा नहीं ज्यादा है, सबसे। हाँ ज्यादा। ज्यादा है। और वायलेट लाइट का सबसे कम है, और टोटल 7। वापिस बैंड हो गया, ये 7 कलर बना विबग्योर, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ा था, और ये बनाने आता है एग्जाम में, एज इट इज बनाना। ऑब्वियसली नॉर्मल बना के दिखाने की जरूरत नहीं, वो तो हम बना के दिखाए। और सबको एक पॉइंट से बनाना, हमारा थोड़ा अलग होगा, एक पॉइंट से बनाना सबको, बिकॉज उस पॉइंट से ही 7 कलर निकलेगा, याद रखना। तो स्केल लेके प्रॉपरली बनाना। फिर सेकंड थिंग क्या पढ़ा, आइजैक न्यूटन ने यहाँ पे क्या क्या ये प्रूव किया, कि सनलाइट कंसिस्ट ऑफ व्हाइट, माने 7 कलर्स। जो सनलाइट का व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से बनता है। कैसे प्रूव किया, वो क्या क्या इसी में। अब हम यहाँ पे क्या करेगा, जस्ट एक कलर ऊपर बनाएगा और एक कलर नीचे बनाएगा, यानी कि ये रेड और ये वायलेट, और इसका बीच में बाकी का 5 कलर है, ठीक है। वो क्या ठीक है किया, सर। इसी के सामने एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया, ये देखो, सेम साइज के मान लो। और इस यहाँ से जो बैंड होकर रे ऑफ लाइट निकला, उसी को वो क्या क्या, उस इन्वर्टेड प्रिज्म से पास होने दिया। एक सेकंड रुको, मेरा पेन फिर से हो गया, लैग कर रहा है। लिखो लिखो लिखो। हम्म, आ गया, देखो, ठीक है। यहाँ से ये बैंड हो गया, वापिस क्या क्या सेम कहानी, ज्यादा बैंड नहीं करते। ये व्हाइट लाइट बन के वापस निकल गया, तो ये रेड, ये वायलेट। तो क्या ऑब्जर्व किया, जब इन्वर्टेड प्रिज्म रखा, वो 7 कलर्स दोबारा रिकम्बाइन हो गया, रिकम्बाइन होकर व्हाइट लाइट बन गया। तो इससे ये पता चला जो सनलाइट है वो ये 7 कलर से बना है,
ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। इसके बाद कुछ पढ़ा नहीं? इसके बाद आज होगा रेनबो। दिया आया? कृष्णा भी नहीं आया ना? कृष्णा आ गया। आगे जाते हैं। अब लो रेनबो। रेनबो क्या होता है? रेनबो को हिंदी में क्या बोलता है बताओ, किसको पता है? सर इंद्रधनुष। चलो, पता तो है तुम लोगों को। लास्ट ईयर का स्टूडेंट को बहुत को नहीं पता था। रेनबो को हिंदी में बोलता है इंद्रधनुष, ठीक है। तो रेनबो 7 कलर का होता है, सभी लोग देखा होगा। और यूजुअली वो बारिश के बाद होता है या फिर फाउंटेन के आसपास देखना, नदी का झरना के आसपास देखना, वहां पे तुमको रेनबो दिखाई देगा, ठीक है। तो रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower, बारिश के बाद। इट इज कॉज ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या था? जब सूरज का रोशनी एक ग्लास प्रिज्म से या किसी भी प्रिज्म जैसा चीज से जब पास होता है, तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। यानी कि जब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड होता है। अब देखो आसमान में तो ग्लास है नहीं, तो आसमान में क्या है? बारिश, वाटर वेपर, बारिश का बूंदे। तो जब सूरज का रोशनी उस वाटर वेपर यानी कि बारिश का बूंदे से पास होता है, तो वहां से रिफ्लेक्ट होके वो 7 कलर में डिवाइड होता है, और हम लोग को वो 7 कलर ही दिखाई देता है। कोई डाउट? तो यानी कि इट इज नहीं कॉल्ड ड्यू टू सर। डिस्पर्शन लाइट एंड टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज ए प्रिज्म इन द स्काई। कोई डाउट? नाउ हाउ इट इज फॉर्म, तो चेक करो, हम पहले डायग्राम बताता है फिर देखना। कहाँ गए? स्पेस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो। यूजुअली वाटर ड्रॉपलेट्स कैसा दिखता है? ऐसा ही दिखता है ना, पानी की एक बूंद, आया ना। हाँ सर। पर हम लोग यहाँ ऐसा पे बना सर्कल मान सकते के चल रहा है। चलो, ये रहा वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो क्या होता है, मान लो सूरज की रोशनी आया, टकरा के ये हल्का सा बैंड होगा, और अब इसके बाद ये कितना कलर में डिवाइड होगा? हैं। 7 कलर 7 में। कलर। अब यूजुअली क्या होगा, ये डायरेक्टली बाहर नहीं निकलेगा। यह कॉन्सेप्ट आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक मिनिमम एंगल का क्राइटेरिया होता है, जब तक मिनिमम एंगल यानी कि एंगल आर जब तक वो मिनिमम क्रॉस नहीं करता, तब तक वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होता। यानी कि वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होता रहेगा ऐसे करके। कभी देखा डायमंड में रोशनी, डायमंड में अगर सूरज का रोशनी पड़ता है, डायमंड चमकता है, हाँ या ना? हाँ। मान लो ये डायमंड है, सूरज का रोशनी पड़ते ही चमकता है, पूरा चमकता है। क्यों? जैसे ही सूरज का रोशनी एंटर करता है, ये इस डायमंड का हर कॉर्नर में इंटरसेक्ट करता है। क्या कुछ बोल रहा है हर्ष? तुम लोगों, ये डायमंड का हर पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, इनफाइनाइट टाइम्स। यानी कि डायमंड का हर एक पॉइंट में सूरज का रोशनी टच हो रहा है। भाई किसी का म्यूट ऑन है, म्यूट ऑफ कर लो। ये डायमंड का हर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, इस वजह से पूरा डायमंड चमकता हुआ नजर आता है। और फाइनली जब वो मिनिमम एंगल क्रॉस कर जाता है रिफ्लेक्शन के लिए, वो बाहर निकल जाता है। तो इसी इफेक्ट को बोलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एकदम सिंपल भाषा में बोला, ज्यादा डीप नहीं जाना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक मिनिमम एंगल होता है, एंगल आर का। जब तक वो क्रॉस नहीं कर जाता, तब तक वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, वो आर पार नहीं जाता है। तो वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जैसे वो एंगल आर क्रॉस हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो इसी इफेक्ट को बोलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसमें भी वही होता है। तो पहले इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा। तो पहला स्टेप क्या हुआ यहाँ पे? रिफ्लेक्शन, है ना। फिर अंदर ही अंदर क्या होगा? टी आई आर, यानी इस स्टेज में हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड फाइनली जितना बार भी टकराया होगा अंदर, बहुत बार टकराने के बाद ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ इस स्टेज में वापस क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। तो पहला स्टेप क्या था? रिफ्लेक्शन। सेकंड स्टेप में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड थर्ड में अगेन रिफ्लेक्शन हुआ। कोई डाउट? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन। ओके आर सर। जो क्या ये आर पार गया? नहीं। तो नहीं गया, तो रिफ्लेक्ट होता ना। ये यहाँ ठीक है टकरा कर सर। यहाँ ही लौट के आ जाए, इसको क्या बोलता है? रिफ्लेक्शन बोलता नहीं बोलता है? हाँ। तो यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है।
मतलब एक मिनिमम एंगल का क्राइटेरिया जब तक वो क्रॉस नहीं कर जाता वो आर पार नहीं जा सकता, इसी को बोलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जैसे वो मिनिमम एंगल क्रॉस हो जाता है वो बाहर निकल जाता है। इसका डिटेल तुम लोगों को क्लास 11 में मिलने वाला है, पहले क्लास 10 में था 5-6 साल पहले, 7 साल पहले, पर जब एनसीईआरटी बुक को रिपब्लिश किया तब हटा दिया गया, 2015 में हटा दिया शायद, कि 2013 में था जब हम 10th दिया, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट था मेरा बुक में, तो शायद 15 तक हटाया हुआ। तो यहाँ पे 3 चीज हुआ है, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड तीसरा अगेन रिफ्लेक्शन। कोई डाउट? क्लियर? अब इसी को देखो हम हाँ आंसर में लिखा है, देखना अच्छे से कैसे लिखा है देखो। रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट हीट्स द वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स है उसमें जब सनलाइट इंटरसेक्ट करता है या इंटरेक्ट करता है, दे रिफ्रैक्ट, तो पहला स्टेज रिफ्लेक्ट हुआ, एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट। तुम देख सकता है डिस्पर्स मतलब क्या, 7 कलर में डिवाइड हुआ, यहाँ हाँ रिफ्लेक्ट सर। हुआ और फिर डिस्पर्स हो गया, मतलब 7 कलर में डिवाइड हो गया। कोई डाउट? एंड देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कोई डाउट? एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन सर इट कम्स स्क्रीन आउट ऑफ चेंज द, करना भूल गए सर। sorry, and then reflect it internally and finally reflect it again when it comes out of the raindrop. Got out? अभी भी नहीं हुआ। अभी भी नहीं हुआ। अब ठीक है, हो गया। मैं हाँ फिर से बता देखो, यहाँ पे देख ले रहा है, यहाँ पे दिखा देता है, ये देखो, ये स्टेज क्या था, रिफ्रैक्शन, हम शॉर्ट लिखा रिफ्रैक्ट, देख लो। ये टी आई आर, तो ये अगेन रिफ्रैक्ट, ठीक है ना? तो आंसर हाँ में वही लिखा हुआ है, क्या बोला, पहले रिफ्रैक्ट हुआ, फिर 7 कलर में डिवाइड हुआ, देखो 7 कलर में डिवाइड हो गया, ठीक है? फिर क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देखो देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्लेक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप, तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। गुड आउट? तो thus due to dispersion and internal reflection different colors reach the observer's eye and forms rainbow, तो अलग अलग कलर हम लोग आंखों तक पहुंचता है और हम लोग को रेनबो दिखाई देता है। देखो जो डायग्राम में बताया था वही आंसर है, तो डायग्राम समझ के आंसर लिख सकेगा, पर हम फिर से बोलता है थोड़ा लर्निंग करना, तुम लोग एकदम बना के लिखेंगे ना तुम लोग वर्ड्स सही नहीं होगा और मार्क्स कट जाएगा, तो लर्निंग रहेगा तो एग्जाम में बना के अपने आप लिख सकेगा, जो मेन वर्ड्स होता है वो आना चाहिए। हम तुम लोग को बीच में टॉपर्स का आंसर शीट भी दिखाएगा, जे टीचर जब चेक करता है कैसे चेक करता है और टॉपर्स लोग कैसे लिख रहा है, हम अपना भी तरीका बताएगा कैसे लिखना है धीरे धीरे जब तुम लोग टेस्ट देते रहेगा। और बाकी चलो टाइम आने दो, एकदम रीचेक के लिए अप्लाई किया, अगर उसका आरटीआई से पीडीएफ आता है तो हम उसमें दिखाएगा चेक कहाँ टीचर काटा है, कहाँ तुम लोग को गलती नहीं करना है, अगर वो मेरे पास आ जाता है पीडीएफ तो देखेगा वो चीज़। पर फिलहाल ये देखो, क्या ये समझ गया? सर एक बार रील मारने दो। रीड कर लो। अब नोट करो, ऑब्वियस सा बात है, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सन, सन का ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फॉर्म होगा, ऑब्वियस सा बात है। Rainbow is also seen when we look at the sky through a waterfall or a water fountain, यानी कि तुम फाउंटेन के थ्रू आसमान की तरफ देखने का कोशिश करेगा तो भी तुमको रेनबो फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, ठीक है? इवन वो डिस्क जो सीडी नहीं आता था पहले मूवी देखने वाला, उसको तुम हाँ रोटेट कर दो उसमें भी तुमको 7 कलर्स नजर आएगा, हाँ सर हर दिखता जगह है। सेम है रेनबो फॉर्म होने का, सब सनलाइट की वजह से हो रहा है। तो ये एमसीक्यू या असर्शन रीजन में डालता है, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द सन एंड इट इज ऑल्सो सीन जब हम लोग किसी वाटर फाउंटेन या वाटरफॉल के थ्रू आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि आसमान से तो सूरज का रोशनी आ रहा है, ठीक है? तो देखो रेनबो में 3 फेनोमेना एसोसिएटेड था, पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये लिखना बेहतर है, रिफ्लेक्शन को काट दो, जेरोक्स करवाया तुम लोग? सर करवाएगा अभी। हम बोला था ना सर करवा आज देगा, करवा देगा। तो फिर हम कल करेक्शन करवाएगा फिर तुम लोग भी भूल जाएगा। सर नहीं आज करवा देगा सॉरी। कौन कौन नहीं करवाया? कोई भी नहीं करवाया? करवा लेना रे जल्दी से। तो पहला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये तीन फेनोमेना हम लोग को रेनबो में देखने को मिला है। अब यहाँ से एमसीक्यू पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। कौन सा एसोसिएटेड नहीं है? एक तो ये तीन ऑप्शन डालेगा ही, चौथा में ये डाल देगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, चौथा में डाल देगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो हम लोग लिखेगा ये नहीं है। कोई डाउट? समझ गया ना एमसीक्यू? हाँ। ठीक है, दिया आया नहीं अभी तक? अब हम लोग समझता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अच्छे से सुनना, इजी है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। किस किस को एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में पता है? किस किस को पता है? क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन? कौन बता सकेगा क्या होता है? सब वैक्यूम से जब एयर में लाइट आता है तो रिफ्लेक्ट होता है, तो इसका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का मीनिंग सब वर्ड में ही क्या लिखा है? एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्शन होना। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हाँ मतलब एटमॉस्फेयर में ही रिफ्लेक्शन होना, हाँ या ना? हाँ तो बस कहानी वही है। मान लो ये छोटा सा पृथ्वी है, सर स्क्रीन चेंज करो। मान लो ये छोटा सा पृथ्वी है, अर्थ, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर का बाउंड्री है। ये ऑब्वियस बात है, वैक्यूम है। यहाँ क्या है? एयर है। जब रे ऑफ लाइट पड़ेगा इसका ऊपर, यहाँ नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल ऑब्वियसली एक इमेजिनरी लाइन है समझाने के लिए, पर जैसे यहाँ पड़ेगा, क्या ऑब्वियस बात है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा। हाँ तो एटमॉस्फेयर में हाँ। रिफ्लेक्शन हुआ, इसी को बोलता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ठीक है, बट ये जस्ट प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुआ। अब हम तुमको और डिटेल में बताता है। क्या एटमॉस्फेयर में हवा कांस्टेंट है या चेंज होते रहता है? चेंज होते रहता है सर। तुमने एटमॉस्फेयर का लेयर पढ़ा है ना, याद है? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, किसको इसको याद है? सर ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर ये दोनों मेसोस्फेयर। याद है, और हाँ मेसोस्फेयर। तो ये सब लेयर क्या था? सबसे नीचे वालों को क्या बोलता है? ट्रोपोस्फेयर बोलता है, गेस, हाँ है ना? ऑब्वियस बात है, नीचे मान लो इतना लेयर हम ऐसे 4 लेयर में डिवाइड कर दो, मान लो, ठीक है, हम ये 4 लेयर में डिवाइड करता है एयर को। तो हर लेयर में एयर का मात्रा वेरी करता है नहीं करता है? हाँ सर। जैसे कि हम डॉट डॉट से दर्शाता, देखना, ये डॉट 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 क्या है? हवा है। और ऑब्वियस बात है, हवा। ऑलमोस्ट 90% एयर नीचे की तरफ रहता है, ऊपर की तरफ बाकी 10% रहता है, हाँ या ना? हाँ सर। आई थिंक 90% नहीं, जानवे यार पढ़ा था ये। 90 नहीं भी है तो 85 या 80 तो है ही, और 90 है चलो। मतलब लोअर साइड में, मतलब धरती के सरफेस के क्लोज ज्यादातर एयर है। दूर जाते देखा हवा का मात्रा कमते जाएगा, ठीक है, और काफी हद तक कम जाता है। ठीक है, कि डॉट 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 सारा ऑलमोस्ट यहाँ पे एयर है, पूरा कम ही नहीं है हवा का। ठीक है, इस एयर में डस्ट पार्टिकल्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब है, कार्बन डाइऑक्साइड सब है। हम पूरा पार्टिकल्स को डॉट डॉट से भर दिया। अभी इस लेयर में हल्का सा कम होगा, है ना? इस लेयर में और कम होगा, और इस लेयर में तो पता ही नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट इस लेयर तक क्या होता है, गायब हो जाता है। ये जो लेयर बना है, ये हाईएस्ट लेयर है जहां तक हवा है, इसके बाद है ही नहीं। तो ऑब्वियस बात है, ऐसा तो नहीं होगा यहाँ हवा भरती है और अचानक हवा नहीं है, ऐसा थोड़ी होगा। कुछ ऐसा होगा तो यहाँ हवा कमते गया कमते गया कमते गया और ना के बराबर हो गया, वैसा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लो, जब लैंड और ओशियन का कनेक्ट होता है, ऑब्वियस बात है कुछ ऐसा होता है जहाँ में यहाँ तक पानी है। ऐसा थोड़ी अचानक यहाँ पानी और ऐसे लैंड शुरू हो गया, ऐसा थोड़ी है। तुम बीचेस में जाएगा, क्या होता है, धीरे 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 जमीन ऊपर उठता है, धीरे 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 पानी बढ़ता है, हाँ या ना? डेप्थ। वैसे हाँ हवा सर। और वैक्यूम का सेम कहानी है। हवा धीरे 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 कमते 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 नल हो जाता है, मतलब वैक्यूम।
तो जहां पे एकदम नल हो जाता है वही मेरा एटमोस्फेयर का बाउंड्री है। ऐसा नहीं है पृथ्वी का ऊपर कोई बाउंड्री बना हुआ है, जहां पे हवा खत्म होता है वही बाउंड्री। तो तुम देख सकता है हवा लेयर टू लेयर वेरी कर रहा है। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकता है जब रे ऑफ लाइट इसमें गिरेगा ऐसे, पहले यहाँ बैंड होगा, फिर यहाँ बैंड होगा, फिर यहाँ बैंड होगा, फिर यहाँ भी बैंड होगा, हाँ या ना? हर एक लेयर में बैंड होगा, कोई डाउट? नहीं सर। सब कुछ समझ रहा है ये चीज? यानी कि विद इन द एटमोस्फेयर में भी बार बार रिफ्लेक्शन चलते रहेगा, वो बेंडिंग बार बार होते रहेगा रे ऑफ लाइट। डन? ऐसा नहीं है जैसे एटमोस्फेयर का बाउंड्री में हुआ है, अंदर का लेयर्स में भी बार बार बेंडिंग हो रहा है। कोई डाउट इस चीज में किसी को भी? भैया एक बार रिपीट करिए नाम। हम फिर से बोल रहे हैं, सुनो। एटमोस्फेयर के अंदर 4 लेयर बना दिया, कोई डाउट? और 4 लेयर में देखो डॉट डॉट से एयर का मात्रा दर्शाया है। ठीक है। अब हम बोला मान लो एयर रे ऑफ लाइट आया, तो देखो यहाँ पे ऑब्वियस सा बात है एयर बहुत कम है, तो बैंड बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर, हाँ या ना? हाँ। फिर और हल्का सा बढ़ा तो हल्का सा चेंज आएगा, और हल्का सा बढ़ गया तो हल्का सा चेंज आएगा, और हल्का सा बढ़ गया तो पूरा चेंज आएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो बहुत बैंड हो गया, पर लेयर टू लेयर देखा तो धीरे धीरे बैंड हो गया, पूरा बैंड हुआ, हाँ या ना? हाँ। तो ऑब्वियस बात हम ये बोल सकता है कि एटमोस्फेयर के अंदर भी हर एक लेयर में रिफ्लेक्शन चल रहा है, ठीक है? हाँ। इसी को एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोलता है। तो डेफिनेशन भी ऐसा देखो, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट caused by the earth's atmosphere due to change in refractive indices of different layer। within the atmosphere भी अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर्म बना है, अलग अलग लेयर का अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और वो चेंज हो रहा है बार बार, वो फिक्स नहीं है, क्योंकि हवा का मात्रा चेंज होता रहता है। एटमोस्फेयर में हवा फिक्स्ड नहीं है, अमाउंट ऑफ एयर फिक्स्ड नहीं है, अभी ज्यादा है तो बाद में कम भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि हवा मूव होते रहता है पूरा पृथ्वी में, ठीक है ना? ठीक है सर। तो रिफ्रैक्टिव एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का मीनिंग समझा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? हाँ सर। वही ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दर्शा रहा है, जो कौन कितना गाढ़ा और कौन कितना क्या होता है, वो है डेंसर डेंसर है, एंड हाँ, रेयर। तो बहुत डेंसर डेंसिटी। एंड रेयर है। तो डेंसर अगर है। कंपेयर करेगा ये तो बहुत रेयर है और ये बहुत डेंसर है, हाँ या ना? पर ये हाँ फिक्स, सर। ये फिक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि विंड फ्लो होते रहता है। सर शायद आप स्क्रीन चेंज करना भूल गए। ये फिक्स नहीं है क्योंकि विंड फ्लो होते रहता है, ये रेयर है और ये डेंसर है। तो विंड फिक्स नहीं है, हवा फिक्स नहीं है, हवा मूव होते रहता है। तो इसका अमाउंट ऑफ एयर अगर बदलेगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी बदलेगा, मतलब इसका डेंसिटी डेंसर मीडियम भी बदलते जाएगा, कभी ज्यादा कभी कम कुछ भी, ठीक है ना? डन? ठीक। चलो ये हाँ। भाई इतना तक ही रखता है। अगर हम ऐसा ले आए, मान हम पर्टिकुलरली ये लेयर में देखना चाहता है, तो तुमको क्या लगता है क्या इस लेयर में भी क्या वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है? नहीं। हाँ, सर नहीं। थोड़ा सा तो डिफ्लेक्शन आएगा। आएगा ही क्योंकि हम लेयर में डिवाइड किया है। पर देखो जब यहाँ से ऊपर जाते जाएगा तो यहाँ भी तो एयर का मात्रा कमते जा रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, यानी कि विद इन एक हाँ। पर्टिकुलर लेयर भी अगर हम डिवाइड करें तो धीरे धीरे हवा का मात्रा कमते जा रहा है, मतलब विद इन ए लेयर में बहुत रिफ्लेक्शन होने वाला है, यानी हर एक पार्ट में हल्का 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 बैंड हो रहा है, पता नहीं चल रहा है पर हल्का 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 बैंड हो रहा है। तो यह ऐसे दिखा देते स्ट्रेट लाइन में, पर हल्का सा बैंडिंग यहाँ भी ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है? ओके। सर एयर का मॉलिक्यूल्स है क्या? हाँ ये डॉट डॉट एयर का मॉलिक्यूल्स है जो वेरी कर रहा है। नहीं सर, जो आप बोल रहे हैं एक लेयर के अंदर ही वो हल्का हल्का हो हाँ रहा तो है। एक लेयर के अंदर भी तो एयर का मात्रा वेरी कर रहा है ना। मान लो हाँ इसे सर। देख लो, अभी ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो हवा ऐसा तो नहीं है, मानो जैसे कि ये तेल और पानी जैसा नहीं है कि यहाँ पे पानी है यहाँ तेल है तो तुम बाउंड्री बन गया, वैसा थोड़ी है। नहीं सर। हवा वैसा नहीं, हवा क्या है, यहाँ ज्यादा है फिर धीरे 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 देखो गैप बढ़ते गया, हाँ सर। वो धीरे धीरे कमते गया, वो डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब गैप बढ़ रहा है, मतलब क्या हवा का मात्रा धीरे धीरे कम रहा है। तो जब एक लेयर डिफाइन कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है लेयर में भी फिक्स्ड है, ये भी धीरे धीरे डिस्टेंस हो रहा है, बस पता नहीं चल रहा है, बहुत कम मात्रा से वेरी कर रहा है पर कर रहा है, ठीक है ना? हाँ सर। पक्का? अगर हम एक और एग्जांपल दिखाई, मान लो ऐसे करके हम गोल गोल बना के दिखाते हैं, ये सब एयर का पार्टिकल्स है, ठीक है?
सबको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर। मान लो ये एयर पार्टिकल्स है, तो धीरे धीरे गैप बन रहा है नहीं बन रहा है? माने अमाउंट ऑफ एयर कम बन होते जा रहा है, आया ना? हाँ सर। हाँ सर। अब हम ऐसे लेयर में डिवाइड करते हैं, मान लो ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, ये लेयर, पर तुम विद इन द लेयर भी देखो गैप है या नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है अमाउंट, विद इन द लेयर भी अमाउंट तो डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है? यानी कि विद इन द लेयर भी वो रिफ्लेक्शन चलते रहेगा। अब मीनिंग समझ गया? ओवरऑल उतना डिटेल नहीं जाना है, बस इतना ही है कि एटमॉस्फेयर का हर एक मोमेंट में हर जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है विद इन द एटमॉस्फेयर, हर एक लेयर में विद इन द लेयर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, यही मेन बताना चाहता है। कोई डाउट? नहीं सर। ये डायग्राम समझा? हाँ सर। Are now phenomena associated to atmospheric reflection। एक एग्जांपल, जैसे कि apparent position star, हम लोग जो आज स्टार देख रहा है वो उसका एक्चुअल पोजीशन नहीं है, इवन वो उसका एक्चुअल टाइम भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमको जो आज स्टार दिखाई दे रहा है ना, शायद वो मिलियंस ऑफ इयर्स पहले हो चुका वैसा, ये पता है नहीं पता है? हाँ सर, ये वाला कॉन्सेप्ट मालूम है मुझे। अच्छा, वो अभी मान लो तुम लाइट सूरज को को हमारे देख, तक। अभी तुम अगर सूरज को देखेगा, जो तुम सूरज को भी देख रहा है ना, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये अच्छा कॉन्सेप्ट देता है, बुक का बाहर का है, अच्छे से समझना कि मालूम है ये हमारे वाला सूरज कॉन्सेप्ट। से, सूरज का रोशनी को पृथ्वी में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लगभग 8 मिनट 32 लगता है। सेकेंड्स। हाँ, राउंड ऑफ 8 मिनट लगता है। मान लो इधर आलोक खड़ा है, आप स्क्रीन चेंज नहीं किया? धन्यवाद रिमाइंड करवाने के लिए। हमको लगता है एंटायर स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा ताकि हमको चेंज करने का तामझाम ही ना रहे ना। एक सेकंड रुको। अब ठीक है? अब हम जब हम चेंज कर रहे हैं तब तुम लोग को दिखाई दे रहा है? हाँ हम चेंज कर रहे हैं तो तुम लोगों का भी चेंज हो रहा है? हाँ हाँ। सर। बस अब चेंज करने का तामझाम ही खत्म। हाँ, हाँ बोला था, मान लो ये सूरज है, इसका रोशनी को पहुंचने में 8 मिनट लगता है, बट मान लो कुछ ऐसा सुपर कुछ हो गया जिसमें सूरज फट गया, तो क्या तुमको सूरज इमीडिएटली फटते हुए नजर आएगा? नहीं सर। नहीं। नहीं, 8 मिनट सर बाद। 8 मिनट लगे जो लाइट यहाँ से बाद पता छोड़ा, चलेगा। जो लाइट यहाँ से छोड़ा उसको पहुंचने में 8 मिनट लगेगा, तो फटने के बाद 8 मिनट बाद तुमको दिखाई देगा जब वो फटना स्टार्ट हुआ। सिमिलरली अब हम यहाँ है, पर स्टार हमसे मिलियंस ऑफ इयर्स दूर, लाइट इयर्स दूर है या नहीं? हाँ सर। उसको अगर पहुंचने में हम तक 1000 साल भी लगाओ, मान लो एक एग्जांपल है, 1000 साल लगा मान लो हम तक पहुंचने में, 1000 इयर्स, तो 1000 साल में ये तो बदल जाएगा ना? क्या पता मर गया हो, ब्लास्ट हो गया हो, क्या हुआ हो पता नहीं। यानी कि हम आज जो स्टार को देख रहा है, ये गारंटी नहीं है कि वो स्टार अभी रियल टाइम पे एग्जिस्ट करता भी है नहीं करता है, शायद फट गया हो। समझ रहा है? यानी जब तक ये हम लोग तक सर पहुंचेगा, हमको 1000 साल पहले वाला स्टार दिख रहा हो, अभी वाला स्टार नहीं। ठीक है? कोई डाउट? सर, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग महाभारत भी देख सकते हैं। कैसे? ओ हाँ 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 सर हम हाँ, लोग देख सकते हैं। अब देखो, एक और ये भी तुम लोग सुना होगा, मान लो कोई प्लेनेट है, उसके पास कोई ऐसा टेलीस्कोप हो गया जिससे वो हम लोग को देख पा रहा है, तो उन लोगों को हम लोग का आज दिखाई नहीं देगा, उन लोगों को हम लोग का पास्ट दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का आज का रे ऑफ लाइट उन लोग तक पहुंचने में सालों लग जाएगा। तो उन लोग जब देख रहा होगा, उन लोग को आज से करोड़ों साल पुराना पृथ्वी दिख रहा होगा, जब डायनासोर्स होगा या अर्ली मैन होगा या जब ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट चल रहा हो, तब का जमाना दिखाई देगा। ठीक है? यानी उन लोगों के लिए भी अर्थ काफी पीछे है, या फिर हम लोगों को शायद कोई ऐसा प्लेनेट दिख जाए तो शायद हम लोगों को उनका पास्ट ही दिखाई देगा काफी ज्यादा, वो लोग आज कैसा है वो पता नहीं।
समझ गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, हाँ सर। इसको अलग रखता है, ये तो चलो बहुत अलग बता दिया, पर हम लोग को स्टार्स का भी एक्चुअल पोजीशन दिखाई देता नहीं है। क्यों नहीं दिखाई देता, देखो हम बताता है। मान लो ये स्टार है, स्टार कैसे बनाता है, हाँ ऐसे मान लो स्टार है, ये स्टार का रे ऑफ लाइट ऐसे आया, पर देखो ओवर द लेयर क्या ये बैंड हो गया, आया ना? हाँ, पर हम लोगों को क्या मालूम है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। इसलिए हम लोग को आंखों को धोखा होगा जो ये कहीं स्ट्रेट लाइन से आ रहा है, मतलब ये यहाँ से आ रहा है, इसलिए हम लोगों को स्टार यहाँ पे दिखाई देगा, ना कि यहाँ पे। तो हम लोग को स्टार स्लाइटली अबव दिखाई देगा। वही पेंसिल, पेंसिल बैंड होता हुआ नजर आया था नहीं आया था पानी में? हाँ सर। वही सेम कहानी है। हाँ, पेंसिल क्यों बैंड हुआ, बिकॉज लाइट बैंड हो गया था, पर हम लोग आंखों को लगता रहा जे स्ट्रेट लाइन से आ रहा है। वही कहानी, स्टार भी अपरेंट पोजीशन दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट बैंड हो जाता है, इसलिए हम लोग आंखों को लगता है जो लाइट स्ट्रेट लाइन से आ रहा है कहीं, इसलिए थोड़ा स्लाइटली ऊपर नजर आता है। कोई डाउट? तो ये कारण है अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स का। अपरेंट मतलब नकली पोजीशन, समझ गया? ठीक है, हाँ सर। ठीक है सर। इतना लेयर बनाने की जरूरत नहीं है, देखो ये डायग्राम बनाने से भी चलेगा। ठीक है, डन। डन सर। हाँ सर। अब क्या लिखा है, वही लिखा है, the apparent position of star is due to atmospheric reflection. The light coming from the stars undergoes reflection continuously. ऑब्वियस सा बात है, हर एक लेयर में रिफ्लेक्शन चल रहा नहीं चल रहा है, और विद इन द लेयर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वही लिखा देखो, अंडरगोस रिफ्लेक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेस द अर्थ। और ये रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडाइसेस एट ईच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। वही लिखा जो हो रहा है, कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक लेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। So the starlight bends towards the normal and appears slightly above than its actual position. कोई डाउट? अच्छा, एग्जाम में तुम चाहे अगर 1 मार्क का आता ना, ये लाइन स्किप कर सकता तुम, कोई इशू नहीं है। मान लो केस स्टडीज में डाल दिया 1 मार्क डाल दिया, तो कितना लंबा लिखेगा 1 मार्क के लिए, तुम ये वाला लाइन स्किप कर सकता है। बता देता कौन सा वीक, ये वाला, ये स्किप कर सकता है, और तुम चाहे तो लिख सकता है पूरा, बेहतर है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर? पर अच्छे से याद कर लेना, क्लियर सर। यही लाइन बहुत जगह यूज कर सकता हूँ। The light coming from the stars undergoes reflection continuously, and this is due to change in refractive index at each layer of the atmosphere. खत्म, कुछ बड़ा नहीं है, समझ गया, आराम से लिख लेगा। तो apparent position समझ गया? हाँ सर। अब आता ट्विंकलिंग इफेक्ट में। ट्विंकलिंग इफेक्ट बताने के पहले हम दोबारा इसमें आना चाहता है, इस पार्ट में। अच्छा चलो, इसको हटा देगा। अभी हम बताया था हवा कांस्टेंट नहीं है, ये हम बताया। हाँ सर। मतलब मान लो रात का 11:01 PM में यहाँ पे जितना हवा था, 11:02 PM में क्या सेम अमाउंट ऑफ हवा रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सबको इस बात से एग्री करता है कि 11:01 जितना हवा इस लेयर में था, 11:02 में वो हवा, अमाउंट ऑफ हवा चेंज हो जाएगा, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हवा ट्रेवल कर रहा, एयर इज कंटिन्यूसली मूविंग, कभी विंड स्पीड हाई होता है, कभी विंड स्पीड स्लो होता है ना? हाँ सर। तो जो लाइट, जो रे ऑफ लाइट, सॉरी दूसरा कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। मान लो हम खाली इस लेयर पे ले रहा, जो लाइट यहाँ आके अभी ऐसे बैंड हुआ था, ये सेम लाइट 1 मिनट बाद या तो ज्यादा बैंड होगा या तो कम बैंड होगा। क्यों? क्योंकि हवा का मात्रा चेंज हो चुका है, यानी कि एवरी टाइम सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एयर का अमाउंट भी चेंज हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी लगातार चेंज हो रहा है। तो ये सेम लाइट जो भी इस तरह बैंड हुआ था, वो नेक्स्ट मोमेंट में आगे भी बैंड हो सकता है, पीछे मैंने ज्यादा भी बैंड हो सकता है, कम भी बैंड हो सकता है, क्योंकि हवा का मात्रा बदल रहा है। विदाउट, समझा इस चीज को? हाँ सर।
पक्का ना? मानो ये रे ऑफ लाइट इधर गिरा, कंटिन्यूसली इधर गिर ही रहा है, बिकॉज ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये तो फिक्स ही है जो सूरज का रोशनी आ रहा है। पर जैसे ही यहाँ बैंड होने का कोशिश किया, चलो 11 बज के 1 मिनट में यहाँ बैंड हुआ, पर मान लो इस लेयर में हवा चल गया थोड़ा, तो एयर का मात्रा चेंज हो गया, तो अब बैंडिंग कम जाएगा। क्यों? सिंस एयर का मात्रा चेंज हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, तो या तो ये कम बैंड होगा या तो ज्यादा बैंड होगा। कोई डाउट? या तो कम बैंड या तो ज्यादा बैंड, और ऐसा चीज हर एक लेयर में हो रहा है बार बार। ठीक है? ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। मतलब अगर अभी हम यहाँ खड़ा है, मान लो ये मेरा आंख है और ये खाली एक सिंगल लाइन ले रहा है, हाँ, अब मान लो ये रे ऑफ लाइट आया और बैंड को हम तक पहुंचा, सेकेंड मोमेंट में ये शायद हम तक ना भी पहुंचे, हाँ या ना? ऐसा हो सकता है? हो सकता हो सकता है। थर्ड मोमेंट में कोई और लाइट हम तक पहुंचा हो, जो यहाँ पे था पहले नहीं पहुंचा पर बाद में पहुंच गया। फोर्थ मोमेंट में कोई और रे ऑफ लाइट था जो अभी पहुंच रहा था, बाद में नहीं पहुंच रहा है। मतलब रे ऑफ लाइट एक बार हमको दिखाई दे रहा है पर एक बार दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ या ना? नहीं दे रहा है। हाँ। हाँ तो ऐसे टॉर्च ऑन ऑफ सोचो, तो वैसे ये हो रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, और यही तो फ्लिकरिंग इफेक्ट हो गया, यानी कि ट्विंकलिंग हो रहा है। ट्विंकलिंग इफेक्ट यही है, जब हमको रे ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं जी स्टार एक्चुअली ऐसा दिखता है, क्या एक्चुअली में स्टार ऐसा दिखता है? नहीं सर। नहीं स्टार सर। इज सर्कल, मतलब राउंड शेप, ओवली राउंड या स्फीयर। वो रे ऑफ लाइट हम तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, जिस वजह से ये पार्ट हमको कभी दिखाई दे रहा है कभी नहीं दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा है। विदाउट सर आप एक बार फिर से रिपीट करेगा, वो मेरा स्क्रीन चला गया था, दिखा नहीं था। कौन सा पार्ट से बताओ? वो जो आप डायग्राम बनाया वो वाला। ये वाला? हाँ। चलो फिर से बना के दिखा। देखो, मान लो ये मेरा आंख है, सॉरी ये किसका आंख है? प्राची का। उसने मस्कारा लगा दिया, मस्कारा ही बोलता है ना इसको, प्राची क्या बोलता है? हेलो प्राची, हाँ भैया। मस्कारा ही बोलता है क्या बोलता है? अब सही लगा, जो भी ये लगा लिया। अब वो देख रहा है सूरज का रोशनी को या स्टारलाइट को, स्टारलाइट आया और उसका आंखों का रोशनी तक गिरा या तो उसको दिखाई दे दिया, पर नेक्स्ट मोमेंट में शायद वो ज्यादा कम बैंड हुआ, क्योंकि हवा मैंने हवा फ्लो हो रहा था, तो हवा का अमाउंट चेंज हो गया, जिस वजह से वो बैंड हो गया, अभी दिखाई नहीं दिया। वही उस मोमेंट में शायद उसको दूसरा रे ऑफ लाइट आके दिखाई दे दिया, जो शायद पहले दिखाई नहीं दे रहा था। फिर बाद में एक और रे ऑफ लाइट था जो शायद पहले दिखाई दे रहा था, फिर शायद हवा का मात्रा ज्यादा हो गया तो ज्यादा बैंड हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ऐसा बहुत सा रे ऑफ लाइट है जो एक बार हमको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। हमको कॉन्स्टेंटली वही दिखाई दे रहा है जो मेरा आंखों का सेंटर में पड़ रहा है, क्योंकि सेंटर वाला पार्ट ज्यादा से इधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा। इसलिए तुम देखना स्टार का बीच वाला ज्यादा फ्लिकर नहीं करता है, कॉर्नर में फ्लिकर करता है, बिकॉज कॉर्नर वाला पार्ट मेरा आंखों का कॉर्नर तक पहुंच रहा है, तो वो कभी मेरा आंखों से ओझल हो रहा है और कभी ओझल नहीं हो रहा है। मतलब एक बार हमको दिखाई दे रहा है वो रे ऑफ लाइट, एक बार वो रे ऑफ लाइट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मीन्स वो रे ऑफ लाइट एक बार मेरा आंखों तक पहुंच रहा है, एक बार नहीं पहुंच रहा है, पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, पर हमको रे ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा है। ये होगा ट्विंकलिंग इफेक्ट, यानी कि स्टार ट्विंकल कर रहा है, क्योंकि वो रे ऑफ लाइट हमको एक बार दिखाई देता है एक बार नहीं देता है, फिर दे रहा है फिर नहीं दे रहा है। विदाउट नहीं। डन? हाँ। तो वही तो आंसर सेम लिखा, पर इसे थोड़ा शॉर्ट कर दिया। क्या क्या देखो, the twinkling of star is due to atmospheric reflection of starlight. The starlight entering the Earth's atmosphere undergoes reflection completely and cause apparent position of star. तो तुम इतना भी लिख देगा ना तो apparent position का आंसर मिल जाएगा 1 मार्क के लिए, समझ रहा? वही हम बोला था ऊपर, कि तुम चाहे तो ये लाइन स्किप कर सकता है, ये ऐड करना एक बेंच टुवर्ड्स द नॉर्मल अलग बात है, बट तुम ऐसे लिख सकता है 1 मार्क के लिए। फर्दर दिस apparent position is not stationary and keeps on changing. क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट बार बार वेरी कर रहा है, since the path of the light rays goes on varying, वही लाइट रे का पाथ बार बार चेंज हो रहा है, so the apparent position fluctuates and the amount of light entering the eye flickers causing twinkling effect। वही लिखा, रे ऑफ लाइट जो लाइट रेस का पाथ है वो बार बार चेंज हो रहा है, तो एक बार हम लोग आंखों तक पहुंचता है एक बार नहीं पहुंच रहा है, जिस वजह से जो अपरेंट पोजीशन है वो फ्लक्चुएट करता है, एंड हेंस
हम लोग को लाइट फ्लिकर होते हुए नजर आता है। जैसे तुम ऊपर टॉर्च ऑन ऑफ करो तुम आंखों का सामने, वैसा ही कहानी है। तुम आंखों का सामने टॉर्च ऑन ऑफ करो, वही फ्लिकर होते हुए नजर आएगा। तो वही आंसर हम लिख चुका है। देखो कोई डाउट? क्लियर? हाँ सर। ठीक है सबको? ठीक है सर। दिया अभी तक नहीं हाँ है? सर। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो स्टार लाइट हमको दिखाई दे रहा है फ्लिकर कर रहा है, बट क्या मून, मून का खुद का लाइट होता है नहीं होता है? नहीं होता सर। मून का खुद का लाइट नहीं होता, वो सूरज का रोशनी से रिफ्लेक्ट कर रहा है। चाहे जो भी हो रहा हो, अल्टीमेटली हमको मून मून दिखाई दे रहा है। अल्टीमेटली मून से यानी कि चांद से हमको रे ऑफ लाइट आता हुआ नजर आ रहा है, पर चांद तो फ्लिकर नहीं करता है ना। इसका कारण हम बताता है। देखो स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट एंड दे अप्रोक्सीमेटली पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। स्टार्स कितना बड़ा होता है कोई बता सकेगा? तो बहुत बड़ा होता है। बहुत। एंडिंग में हम एक वीडियो दिखाएगा कंपैरिजन के लिए। मान लो पृथ्वी है, तो सन कितना होगा? सन का सेंटर जितना पृथ्वी है ऑलमोस्ट, आया ना। हाँ। पर स्टार इतना बड़ा होता है कि सूरज उसका सेंटर बन जाए। सोचो कितना बड़ा होगा स्टार। तो पृथ्वी तो क्या ही है उसका सामने। सर सन एक खुद स्टार है। हाँ सन वो हम लोग का सोलर सिस्टम में स्टार है, ठीक है। क्या पता हम लोग ठीक का है। सन किसी और को दिख रहा हो एज स्टार, पता नहीं। बियॉन्ड दैट किसको पता, समझ रहे हैं? हाँ तो सर। यानी कि स्टार इतना बड़ा होता है कि सूरज भी उसका सेंटर के बराबर है। अब देखो ये स्टार हम लोग को छोटा नजर आता है, हम लोग को मालूम है कोई चीज पास होगा तो बड़ा नजर आता है, दूर ले जाओ तो छोटा नजर आता है नहीं आता है। और हाँ। स्टार्स तो हम लोग को पॉइंट जैसा नजर आता है ना एकदम ऐसे, तो पॉइंट जैसा नजर आ रहा है। मतलब क्या स्टार्स काफी दूर है, मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे, काफी ज्यादा दूर है, हाँ या ना। यानी कि स्टार्स का सारा लाइट हम लोग तक पहुंच ही नहीं रहा, कुछ पोर्शन का ही पहुंच रहा है। तुम ये भी बोल सकता है बहुत दूर है तो स्टार्स का बहुत सारा लाइट तो पहुंच भी नहीं रहा होगा हम लोग तक, बिकॉज वो चारों तरफ फैल रहा है। बट मून बहुत सामने है, हाँ या ना। तो हाँ हमको सर बड़ा बहुत नजर आता है, सामने है। तो बड़ा नजर आता है यानी कि पूरा का पूरा चांद का रोशनी का लाइट हम लोग तक पहुंच रहा है। अब तुम सोचो, मान लो ये मेरा आंख है, ये चांद है। मान लो चांद का, हम कॉर्नर का पोर्शन नहीं ले रहे बिकॉज फ्लिकर कॉर्नर का तरफ से हो रहा है। मान लो ये रोशनी हम लोग आंखों तक पहुंचा, सेकेंड मोमेंट में ये रोशनी नहीं पहुंचा, मान लो इधर चला गया, तो इसको कवर अप करने के लिए इसका पास वाला रे ऑफ लाइट है जो पहुंच जाएगा इमीडिएटली। मतलब ये जो फ्लिकरिंग वाला पार्ट होना चाहिए था, ये फ्लिकर इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज इसको कवर करने के लिए इसका पास वाला एरिया का रे ऑफ लाइट आके जगह ले लेगा, जो कि स्टारलाइट में नहीं होता रहा बिकॉज स्टारलाइट खुद एक पॉइंट सोर्स था। तो अगर वो पॉइंट से कोई लाइट नहीं पहुंचा तो उसको कवर अप करने के लिए कोई और रे ऑफ लाइट नहीं था। पर चांद में वैसा नहीं है, कोई और रे ऑफ लाइट आके उसका जगह ले लेता है, जिस वजह से वो फ्लिकर नहीं होता। तो यानी कि चांद ऐसा बहुत सा पॉइंट सोर्स जैसा एक्ट करता है, बिकॉज ये स्टार और ये चांद है, तो हम लोग क्या बोल सकता है, मून इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स। ऐसा बहुत सा पॉइंट सोर्स को ले लो तो जाके मून बन गया। तो अगर एक पॉइंट सोर्स हमको दिखाई नहीं भी दिया ना, तो दूसरा पॉइंट सोर्स उसका जगह ले लेता है, इस वजह से चांद फ्लिकर नहीं करता। तो वही लिखा है देखो, planets do not twinkle because they appear larger in size than stars as they are relatively closer, क्योंकि वो ज्यादा सामने है। Now planets can be considered as a collection of large number of point size source। तो एक planet को हम लोग बहुत सारा point size source का collection समझ सकता है। So the total variation in the amount of light entering our eye average out to be zero। तो जितना भी वेरिएशन आना चाहिए था वो जीरो हो जाता है। क्यों? एक लाइट का जगह दूसरा लाइट ले लेता है, मतलब एक पॉइंट सोर्स का वेरिएशन को दूसरा पॉइंट सोर्स कवर कर देता है, जो कि स्टार लाइट का केस में नहीं था। प्लैनेट्स में एक पॉइंट सोर्स का वेरिएशन को दूसरा पॉइंट सोर्स कवर कर देता है, इस वजह से हम लोग को फ्लिकर होते हुए नजर नहीं आता। मान लो कोई बहुत दूर से अगर चांद को देख रहा हो, अगर दिखाई दे रहा हो, जो कि ऑब्वियस बात है इम्पॉसिबल है बिकॉज चांद पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, पर मान लो दिखाई दे रहा होगा तो शायद उसको फ्लिकर होते हुए नजर आ रहा हो, क्योंकि उसके लिए चांद बहुत दूर हो सकता है। तो जब तक चांद किसी के लिए पॉइंट सोर्स नहीं बन जाता तब तक उसको फ्लिकर होते हुए नजर नहीं आएगा। समझ गया? thereby nullifying the twinkling effect। कोई डाउट?
नहीं सर। भैया एक बार वापस समझाएंगे क्या? हाँ फिर से बता देते हैं, वही हम बोल रहे हैं। देखो स्टार बहुत छोटा होता है, अगर मान लो ये रे ऑफ लाइट हमको नहीं दिखा, तो इसका जगह लेने के लिए कोई दूसरा रे ऑफ लाइट नहीं है, इस वजह से वो फ्लिकर होते हुए नजर आता है। पर चांद क्या होता है, ऐसा बहुत सारा पॉइंट सोर्स का कलेक्शन है, तो अगर ये हमको नहीं भी दिखाना, तो इसका जगह कोई और रे ऑफ लाइट आ जाएगा, मतलब इस पॉइंट सोर्स को कवर अप करने के लिए दूसरा पॉइंट सोर्स आ गया, यानी कि दूसरा पॉइंट सोर्स पहला पॉइंट सोर्स का कमी महसूस होने नहीं दिया, जिस वजह से वो फ्लिकर होते हुए नजर नहीं आया, वो कवर अप कर लिया, जो कि स्टार लाइट का केस में नहीं था। ठीक है, हाँ भैया। वही हो गया नलीफाइंग। तो जो वेरिएशन आ रहा था, टोटल वेरिएशन, हर एक पॉइंट सोर्स अपना वेरिएशन क्रिएट कर रहा है, पर टोटल वेरिएशन जीरो हो रहा है, क्योंकि कोई एक दूसरे का कवर अप कर रहा है। बताओ सर फिर सुबह क्यों नहीं दिखता चांद? क्यों नहीं दिखता, दिन में चांद दिखाई देता है, दिन में भी चांद दिखाई दिखाई देता है। देता है। हाँ तुम देखना 3 बजे भैया 4 बजे दिन दिखाई देता में है। एकदम सुबह नहीं दिखाई देता, 4 साढ़े 4 बजे दिखाई सूरज देता और है। चांद का मूवमेंट ही वैसा है ना, ऐसा नहीं है एवरी डे रात को 7 बजे दिखाई देगा, ये फिक्स है क्या? बिकॉज चांद का रोटेशनल स्पीड अलग है, सूरज का स्पीड अलग है। पृथ्वी रोज एक बार घूम जाता है, इसलिए सूरज हमको रोज दिखाई देता है, पर क्या चांद पृथ्वी का चक्कर एक दिन में काटता है? सर नहीं, 24 दिन में। 27 1/4, जहां तक वो याद है, 1/4 या 1/3, 24 भी नहीं, 27 पॉइंट समथिंग डेज, यानी कि चांद को पूरा पृथ्वी का चक्कर काटने में 27 दिन समथिंग डेज लगता है, मतलब पॉइंट समथिंग। पर हम लोग को रोज चांद दिखाई देता है, क्यों? बिकॉज पृथ्वी भी रोटेट कर रहा है, इस वजह से। मतलब जब चांद थोड़ा सा मूव होता है, तब तक पृथ्वी वन रोटेशन पूरा कर लेता है, इस वजह से हमको दोबारा चांद दिखाई देता है, पर सेम टाइम पे दिखाई नहीं देगा। अगर कल रात को 7 बजे दिखाई दिया है, तो ऐसा नहीं कि आज भी 7 बजे दिखाई देगा, आज भी 6 बजे या 5 बजे दिखाई दे दे, थोड़ा जल्दी, फिर थोड़ा जल्दी, फिर थोड़ा जल्दी, वैसे। इस वजह से तुम ये नहीं बोल सकता कि दिन का समय चांद दिखाई नहीं देता। ठीक है, हाँ ठीक है सर। अब दो रीजन फॉर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो हम बनाता है। मान लो ये पृथ्वी है, अच्छा पहले एक चीज बताओ, कौन कौन ओशियन बीच में गया है, कौन कौन बीच देखा है, देखा है कोई बीच, ओशियन को बीच में खड़ा होते हुए? हाँ। तो क्या नजर आता है, मान लो ये बीच है, ये पूरा ओशियन है, पर जब तुम ओशियन का पूरा यहाँ पे खड़ा होके ओशियन के एंडिंग में देखने का कोशिश करेगा, क्या लगेगा? आसमान और नदी जुड़ता हुआ नजर आता है, नहीं आता है? जब ओशियन को तुम हाँ सीधा देखेगा, क्या नजर आता है? आसमान और नदी जुड़ता हुआ नजर आता है, एकदम सामने दिखता है वो। या फिर ऐसे सोच लो, मान लो ये बाउंड्री है नदी, ऐसा लगता है ना जैसे सूरज नदी में डूब रहा है। वो नोटिस नहीं किया। कभी सनसेट देखना ओशियन के सामने, या फिर अपना बिल्डिंग से भी देखना, तुमको पता चलेगा कि तुम जब दूर तक देखता ना, तुमको एक बाउंड्री तक दिखाई देता है, उसके बाद तुमको कुछ दिखाई नहीं देगा, उसका ऐसा लगेगा जैसे सूरज डूब रहा है, ऑब्वियसली सनसेट डूबता हुआ नजर आता है। तो जहां तक तुमको दिखाई दे रहा है, उस लाइन को बोलते हैं लाइन होराइजन, जहां तक तुमको दिखाई दे रहा है, जहां पे पृथ्वी का सरफेस और आसमान मीट होता हुआ नजर आता है, ऑब्वियस बात नजर आएगा, बिकॉज पृथ्वी गोल है, तब वो सब कुछ थोड़ी दिखाई देगा, समझो ना। मेरा एक लिमिटेड एरिया तक दिखाई देगा, उसको हमको दिखाई नहीं देगा, तो जहां तक दिखाई नहीं दे रहा उसी लाइन को हम लोग बोलता है होराइजन। ठीक है, सर एक बार थोड़ा वापस एक्सप्लेन कर लो। एक सेकंड को हम दिखाते हैं। ये चेक करो, ये दिखाई दे हाँ रहा है? सर, दिखाई दे रहा है। हाँ सर। यहाँ पे देखो आसमान और नदी ओशियन मिलता हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहे हैं तो वो सर। एक बाउंड्री क्रिएट हो रहा है, नहीं हो रहा है? उस हाँ बाउंड्री को सर। बोलता है होराइजन, क्यों? क्योंकि उस पार हमको, उसके पार हमको दिखाई नहीं दे रहा है, समझ रहा है? उसका पार हमको दिखाई नहीं दे रहा है, देखो ये फोटो देख सकता है, ये देखो, वो एक देखो बाउंड्री नजर आ रहा है, क्योंकि उसका बाद हमको दिखाई नहीं दे रहा है। कोई डाउट? क्लियर? क्लियर सर। अब होराइजन का मीनिंग समझाना है, ठीक है ना?
हाँ अब देखो, ये मेरा पृथ्वी है और मान लेता है ये लाइन मेरा हॉरिजन है, जहाँ तक हमको थोड़ा नीचे बना था, ये हॉरिजन है, मतलब हमको इसका नीचे, क्या इसका नीचे दिखाई नहीं देगा, कोई डाउट? डन। हाँ सर। अब मान लो ये जो डैश डैश बना रहा है, ये मेरा क्या है बताओ, कौन बता सकेगा ये क्या है? क्या हो सकता है ये? हवा। एटमॉस्फेरिक लेयर। हाँ, एटमोस्फेयर का लेयर। ठीक है, अब ये रहा मेरा सूरज, जिससे ऑब्वियस सा बात है रोशनी आएगा और बैंड होता हुआ आंखों तक पहुंचेगा, हाँ ना? बट मेरे आंखों को क्या लगेगा? लाइट ट्रेवल्स ने स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट पाथ, तो हमको सूरज कहाँ दिखाई देगा? यहाँ दिखाई देगा। बट एक्चुअली हाँ सूरज हॉरिजॉन के नीचे है या नहीं? हाँ नीचे सर। सूरज हॉरिजॉन के नीचे है, मतलब अभी तक सनराइज हुआ नहीं है, बट फिर भी हमको सन दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलता है एडवांस सनराइज। वो एक्चुअल में सनराइज नहीं हुआ अभी तक, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हम लोग को सूरज दिखाई दे रहा है। एक्चुअल सनराइज कब होगा? जब वो एक्चुअली हॉरिजॉन के ऊपर आए, बट अभी तक एक्चुअली हॉरिजॉन के ऊपर आया नहीं है, पर हमको दिखाई दे रहा है, क्यों? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। इसको बोलता है एडवांस सनराइज। ठीक है, तो एडवांस सनराइज और एक्चुअल सनराइज का बीच में 2 मिनट का फर्क है, मतलब ये एक्चुअली कब आता है? इस बाउंड्री का ऊपर 2 मिनट बाद, इस हॉरिजॉन लेयर का ऊपर वो एक्चुअली 2 मिनट बाद आता है। अगर 5:00 PM में हमको दिखाई दे रहा है, मतलब 5:02 PM में वो एक्चुअली हॉरिजॉन का ऊपर आएगा। ठीक है, 2 मिनट का फर्क है एडवांस सनराइज। सेम केस फॉर डिलीट सनसेट। मान लो सनसेट इधर हो रहा है, तो मतलब वो ऑलरेडी सनसेट हो चुका, बट फिर भी हमको दिखाई दे रहा है, फिर भी हमको दिखाई दे रहा है, मतलब क्या सनसेट होने के बाद भी हमको दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये एक्चुअली 2 मिनट बाद सनसेट हो रहा है एक्चुअल सनसेट के। सनसेट ऑलरेडी हो चुका है, बट हम लोग को 2 मिनट तक फिर भी दिखाई देगा, क्योंकि 2 मिनट बाद सनसेट होगा। यानी कि एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट में 2 मिनट का फर्क है। मीनिंग समझा ना? यही वो डायग्राम बनाया, चेक करो, ये डायग्राम बनाने आता है एग्जाम में। और क्या लिखा देखो, एडवांस सनराइज का डेफिनेशन क्या है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन द सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। हमको 2 मिनट पहले ही दिखाई दे देता है, उसी को एडवांस सनराइज। सिमिलरली सनसेट क्या होगा? 2 मिनट्स आफ्टर द सनसेट, एक्चुअल सनसेट के 2 मिनट बाद हमको सनसेट नजर आता है, तो इसी को डिलेड सनसेट। अब रीजन भी लिख चुका हूं, 2 रीजन लिखा है जो तुमको याद होता है। ओके देखो, advanced sunrise and delayed sunset is due to atmospheric reflection of sunlight. The sunlight entering the Earth's atmosphere undergoes continuous reflection. तुम देखेगा वो सेम रीजन लिखा है जो ट्विंकलिंग में लिखा था या जो अपरेंट में लिखा, and cause apparent position of sun. And due to this, sun is visible to us 2 minutes before and 2 minutes after. तो देखा जाए तो यही वो आंसर है जो स्टार में भी लिखा था, तो ये ज्यादा बेहतर है बिकॉज याद रह जाएगा। अदरवाइज तुम ऐसे भी लिख सकते देखो, when the sun is slightly below the horizon, light rays coming from the sun travels from rarer to denser medium. हम वो रिफ्लेक्शन को समझा दिया, and because of atmospheric reflection light appears to come from a higher position. इस वजह से हमको एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट नजर आता है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, वहां पे भी हम रिफ्लेक्शन बताया, यहाँ भी रिफ्लेक्शन बताया, पर सेकंड वाला में हम रिफ्लेक्शन क्या बताया कि रेयर टू डेंसर आता है, इस वजह से लाइट थोड़ा ऊपर से आता हुआ नजर आता है। और यही चीज ऊपर वाला में भी लिखा है, कैसे लिखा है? अपरेंट पोजीशन। तो मीनिंग दोनों में सेम है, लिखने का तरीका अलग है, जो तुमको याद होता है। हम ऊपर वाला ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, गुड आउट। ठीक है सर। ये एक अच्छा देखो, वेवरिंग ऑफ फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन सीन थ्रू स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव ए फायर और रेडिएशन। या फिर एक और देख सकता है, तुम देखना, अगर झरना से गर्म पानी गिर रहा है, तुम झरना का पीछे से देखो, तुमको ऑब्जेक्ट सा फ्लिकर न, हम वेवरिंग इफेक्ट दिखाता है, क्या होता है? इसमें नहीं, इसमें नहीं।
ये अच्छा एग्जांपल आई थिंक। मिराज का कॉन्सेप्ट मालूम है सबको? मिराज क्या होता है? तो आई थिंक तुमको रे ऑफ लाइट से पता ही चल रहा है कि कैसे हमको मिराज दिखाई देता है। ट्रू स्ट्रीम में ट्रू वाटरफॉल लिखते हैं ना, हॉट वाटरफॉल। फोटो फोटो नहीं। ये एक तरह वेवरिंग इफेक्ट ही हुआ जो हम अभी क्लिक किया है, मैंने हमको ब्लरी टाइप का ही नजर आता है, वो फ्लिकर होते हुए नजर आता है ऑब्जेक्ट। तुम वाटरफॉल का पीछे कुछ भी देखते हो वो ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा, ब्लरी होगा और फ्लिकर होते रहेगा। कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है? ऑब्जर्व किया है डेफिनेटली, ऐसा नहीं किया होगा। हाँ भैया। तो वो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हॉट वाटरफॉल या हॉटर रीजन के सामने हम लोग को मालूम है, ये मालूम है ना कि हॉट एयर राइजेस अप, क्योंकि हॉट एयर लाइटर होता है तो वो ऊपर चला जाता है और नीचे कूलर एयर जगह लेता है ना, ये पढ़ा है? हाँ सर। तो सिंस हॉट एयर ऊपर जा रहा है, कूलर एयर नीचे जगह ले रहा है, तो उस पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? दैट इज द फिजिकल कंडीशन इज नॉट स्टेशनरी। इस वजह से हमको वो अपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट्स गिविंग वेवरिंग इफेक्ट। तो जो अपरेंट पोजीशन दिखा दे रहा था, सिंस वहां पे एयर स्टेशनरी नहीं है तो वो फ्लक्चुएट नजर होते हुआ था, मतलब वेवरिंग इफेक्ट देता है, थोड़ा हिलता हुआ या थोड़ा ब्लडी टाइप का, थोड़ा हल्का सा हिलता हुआ या ब्लडी टाइप का इफेक्ट देता है, क्योंकि हॉट एयर बार बार ऊपर जा रहा है, उसका जगह कूल एयर जगह ले रहा है। कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? चलो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नेक्स्ट क्लास कर लेगा, हमको लगा था आज हो जाएगा पर नेक्स्ट क्लास कर लेगा, डोंट, शायद और 2 क्लास लग जाए, पर नेक्स्ट क्लास ह्यूमनाइज स्टार्ट हो जाएगा, वो टेंशन लो, ठीक है? ठीक है सर।